नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा, कुरुक्षेत्र। हमारा आज का टॉपिक रहेगा द कंसर्न ऑफ यूरोप, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। यूरोप के विभिन्न देशों ने मिलकर नेपोलियन का मुकाबला किया, उसे हराया और भविष्य में फ्रांस जैसी क्रांति यूरोप को ना देखनी पड़े। कहीं पर भी यूरोप के अंदर कोई अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था को यूरोप की प्रमुख शक्तियां मिलकर सामना करेगी और ऐसी किसी मंच की आवश्यकता का अनुभव हुआ कि जहां पर विभिन्न समस्याओं को लेकर बातचीत की जाए और सम्मेलन बुलाकर निर्णय लिया जाए। यानी कि यूरोप की जो प्रमुख शक्तियां हैं वो अपने आप में एक पहरेदार बन जाए कि यूरोप के अंदर कहीं पर भी अगर कोई अव्यवस्था है तो मिलकर उसको दूर किया जाए। तो इस मंच के ऊपर दो संधियां जो है वो बनाई गई। एक थी पवित्र संघ और दूसरा था चतुर्मुखी संधि। पवित्र संघ की बातचीत हमने इससे पहले के वीडियो में की। आज हम बात करेंगे द क्वांटन अलायंस यानी कि चतुर्मुखी संधि। इस संधि का प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटरनिक के द्वारा 20 नवंबर 1815 को दिया गया। इसमें रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और पर्शिया के बीच एक समझौता जो है वो किया गया। इन चारों देशों के द्वारा इस बात पर हस्ताक्षर किए गए कि कहीं पर भी यूरोप के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मिल बैठकर जो है बातचीत करेंगे, या फ्रांस के साथ जो संधियां की गई है चारों देश मिलकर उसका पालन करेंगे। स्थायी शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए आपसी संबंधों को बरकरार रखेंगे। किसी देश में विद्रोह हो जाए, क्रांति होने की स्थिति में सभी देश मिलकर कार्य करेंगे। तो इस तरह से जो है चतुर्मुखी संधि जो की गई। फिर हमें नजर आता है कि किसी भी शासक को ये इससे जो डर था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि उसके यहाँ पर अव्यवस्था जो है अगर होगी तो ये देश जो है वो उसकी सहायता करेंगे। परंतु ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के अनुसार कहीं ना कहीं इंग्लैंड इसके अगेंस्ट था और बाद में इसी का अनुमान लगाते हुए 1818 ईस्वी में फ्रांस भी इसका सदस्य बनाया गया, जिसके कारण इसे पंचमुख भी कहा जाने लगा। 1822 ईस्वी में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर ब्रिटेन के मतभेद जो है वो शुरू हो गए और 1822 ईस्वी में वो इनसे अलग हो गया। परंतु इससे पहले की अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि चतुर्मुखी संधि क्या थी, इसकी संयुक्त व्यवस्था जो है वो किस तरह की थी। इस संधि के तहत बहुत सारे सम्मेलन जो है वो किए गए। सबसे पहले एक एक्सला चैपल गई कांग्रेस 1818 ईस्वी में। एक्सला चैपल का जो सम्मेलन है यूरोपीय संहिता का यानी कि द कंसर्न ऑफ यूरोप का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य नेपोलियन के बाद की फ्रांस की स्थिति पर विचार करना और फ्रांस को चतुर्मुख मंडल में शामिल करना था। कांग्रेस का आरंभ ही दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों के बीच में हुआ। जैसे एक तो मैटरनिक प्रतिक्रियावाद के लिए यथास्थिति बनाए रखने और क्रांति के दमन की बात करता है, जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधि कैसलरे यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर दमन का मार्ग त्यागने और उदारवाद को अपनाने की बात कहते हैं। तो ये विरोधी विचारों के साथ जो है एक्सला चैपल कांग्रेस शुरू होती है। मैटरनिक ने अपने वर्चस्व का लाभ उठाकर जर्मन संघ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और कार्लसबाद के प्रस्ताव को भी बैठक का हिस्सा बना लिया। कैसलरे ने इस बात का विरोध किया, इसे जर्मन क्षेत्र में हस्तक्षेप कहा और इसे आंतरिक मामलों के उद्देश्य जो संहिता के थे उसके विरुद्ध बताया। मैटरनिक इसमें प्रभावशाली रहा और उसके फैसले को स्वीकार कर लिया गया। रूस के जार ने सम्मेलन को बार बार आयोजित करने पर जोर दिया, जबकि ब्रिटेन इसे समय की बर्बादी कह रहा था। ब्रिटेन को इसमें किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया गया। बहुमत से निर्णय लेते हुए मैटरनिक का दबदबा जो है वो इस सम्मेलन में साफ तौर पर दिखाई दिया। दूसरा 1820 ईस्वी में ट्रोपो कांग्रेस यानी ट्रोपो का सम्मेलन। 1820 ईस्वी में यूरोप की बदलती परिस्थितियों ने यूरोप के अंदर अगला सम्मेलन जो बुलाना जरूरी समझा कि संयुक्त व्यवस्था के तहत एक और सम्मेलन जो वो बुलाया जाए। इसमें पुर्तगाल, स्पेन, नेपल्स, पिडमांट में राष्ट्रवादियों ने विरोध कर दिया।
आरंभ में विद्रोह स्पेन में हुआ। रूस ने इसे दबाने के लिए सेना भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेटरनिख ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पर जब नेपल्स और पिडमांट में विद्रोह हुआ तो ऑस्ट्रिया को इससे खतरा हुआ, क्योंकि स्पेन ऑस्ट्रिया से दूर था। तो पिडमांट और नेपल बिल्कुल ऑस्ट्रिया के नजदीक थे, यानी यहाँ पर भी मेटरनिख ने अपने स्वार्थ को देखा। तो ट्रोपो के फैसला करने का आयोजन जो है, यानी ट्रोपो कांग्रेस का फैसला का आयोजन किया गया। मेटरनिख ने प्रस्ताव रखा कि किसी भी पड़ोसी देश में विद्रोह होने की आशंका हो तो पड़ोसी देश उसके दमन के लिए सेना का प्रयोग कर सकेंगे। अन्य देश इसकी इजाजत नहीं लेनी होगी, तो यहाँ पर संयुक्त व्यवस्था के देश जो है वो उसकी मदद करेंगे। रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रस्ताव के पक्ष में और ब्रिटेन व फ्रांस ने इसके विरोध में मत दिया। ब्रिटेन का मत था कि राष्ट्रीय आंदोलन किसी भी देश का आंतरिक मामला है, उसे न तो अंतर्राष्ट्रीय बनाए और न ही किसी अन्य देशों को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार है। सक्रिय विरोध के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने नेपल्स और पिडमांट के आंदोलन को, पर्शिया और रूस ने स्पेन व पुर्तगाल के आंदोलन को दबाने के लिए सेना भेज दी। मेटरनिख यहाँ भी अपने निर्णय मनवाने में सफल रहा, लेकिन सदस्य राष्ट्रों के मनमुटाव बहुत अधिक बढ़ गए और ब्रिटेन ने तो यहाँ तक अपनी सदस्यता खत्म करने की बात कह दी। यहीं से जो यूरोप की संधि है, यानी कंसेंट ऑफ यूरोप के पतन की शुरुआत हो गई थी। अब इसके बाद एक और सम्मेलन बुलाया गया, जिसको लाबेक की कांग्रेस कहा गया। ये 1821 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने 1820 ईस्वी में नेपल्स में अपनी सेना भेज दी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मेटरनिख ने अन्य देशों का सहयोग जरूरी समझते हुए उसकी मजबूरी बन गई कि लेबाक की कांग्रेस बुलाई जाए। पर्शिया, रूस ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। ब्रिटेन और फ्रांस इससे दुखी थे, लेकिन वो शांत रहे। इसी बीच टर्की के विरोध यूनान क्षेत्र में विद्रोह हो गया। रूस यहाँ टर्की का साथ देना चाहता था, जबकि ब्रिटेन यूनान का। ऑस्ट्रेलिया आंतरिक रूप से यूनान का समर्थक था, लेकिन खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन के मतभेद कुछ दूर हुए। मेटरनिख ने इसका लाभ उठाया, यानी मेटरनिख को जहाँ भी फायदा दिखता था वो उसके साथ ही लग जाता था। तो जो लेबाक की कांग्रेस है, ये पहले की तुलना में थोड़ी सी मजबूत हुई, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के मतभेद कुछ समय के लिए दूर हो गए थे। फिर इसके बाद एक और कांग्रेस बुलाई गई, जिसको द वेरोना की कांग्रेस कहा गया 1822 ईस्वी में। इस कांग्रेस की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि स्पेन की समस्या पर विचार करने के लिए ये कांग्रेस बुलाना जरूरी हो गया, क्योंकि स्पेन का शासक फर्डिनेंड विद्रोह को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले ही अयोग्य था। उसकी सहायता के लिए फ्रांस की सेना भेजी जाए। इन मामलों को ब्रिटेन ने स्पेन का आंतरिक मामला कहते हुए सेना न भेजने का अनुरोध किया। रूस, फ्रांस, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया ने सेना भेजने का निर्णय कर लिया। इस सेना की सहायता से स्पेन में विद्रोह का दमन हो गया तथा फर्डिनेंड की दोबारा से निरंकुश सत्ता फिर से स्थापित हो गई। इस तरह से टर्की साम्राज्य के यूनान क्षेत्र का मुद्दा इस सम्मेलन में चर्चा का आया। इंग्लैंड के शासक के विरुद्ध यूनानियों को सहयोग देने का प्रस्ताव रखा, जबकि मेटरनिख ने इस पर एक अनुचित कार्रवाई बताते हुए इसका विरोध किया। इंग्लैंड भी हैरान रह गया कि मेटरनिख एकदम से बदल गया। इस मुद्दे पर विभिन्न सदस्य देशों की अलग अलग राय थी, जिसके कारण कोई निर्णय नहीं हो सका। इस तरह से ब्रिटेन यह महसूस किया कि उसे इस संघ में कोई मत नहीं दिया जा रहा, इसलिए उसने इसकी सदस्यता त्याग दी, जिसके कारण ये जो संयुक्त व्यवस्था थी काफी कमजोर हुई और भविष्य में इसकी छवि भी खराब हुई। इसके बाद एक और कांग्रेस बुलाई जाती है बिना इंग्लैंड के, द सेंट पीटर्सबर्ग कांग्रेस 1825 ईस्वी में। कंसेंट ऑफ यूरोप की ये अंतिम कांग्रेस थी। इसका आयोजन रूस के जार ने किया था। इसमें मोटे तौर पर टर्की की समस्या, बाल्कन क्षेत्र में जो भारी तनाव था उस पर विचार करने के लिए बुलाया गया और पूर्वी समस्या को भी इसमें रखा गया। मेटरनिख के जार के साथ मतभेद हो गए। वह यूनान की बजाय टर्की का ही साथ देना चाहता था। पूर्वी समस्या का वो अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहता था। ब्रिटेन ने इस सम्मेलन में पहले ही भाग नहीं लिया, क्योंकि वह पहले ही त्याग पत्र दे चुका था। ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया ने यूनान के प्रश्न पर रूस का साथ नहीं दिया।
फ्रांस का प्रतिनिधि इसे बीच में ही छोड़कर चला गया। ऐसे में जार को समर्थन मिलना तो दूर बल्कि उसको विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस तरह से यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गया। जार सदस्य देशों के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसने भी इसकी सदस्यता त्याग दी और इसी के साथ ही यूरोप की जो संहिता थी यानी संयुक्त व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और जो लगातार 1818 से लेकर 1825 तक कांग्रेसों का युग था वो भी खत्म हो गया। अगर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के हम रिजल्ट्स की बात करें कि इसके क्या परिणाम निकले तो 1815 से लेकर 1825 ईस्वी तक ये बहुत सारा ज्यादा यूरोप के अंदर प्रभावशाली रही। आपसी मतभेदों के बाद भी आपसी स्वार्थों के कारण बेशक से ये समाप्त हो गई हो परंतु इसके परिणाम जो है वो बहुत दूरगामी निकले। जैसे नेपोलियन के बाद यूरोप में शांति व्यवस्था इस संयुक्त व्यवस्था ने स्थापित की। किसी भी देश में क्रांति और विद्रोह की स्थिति में ये देश क्रांति को कुचल देते थे। इसलिए एक और परिणाम हुआ कि उदारवादी विचारधारा कमजोर हो गई, प्रतिक्रियावादी विचारधारा मजबूत हो गई, यानी मेटरनिक को इससे बड़ा बल मिला। दूसरा इसका एक और परिणाम क्या निकला कि देशों के बीच आपसी तनाव यूरोप के अंदर कम हो गया। जब भी इनमें मतभेद होता था तो सम्मेलन बुलाकर उसका समाधान कर लेते थे। यानी कि ऑस्ट्रिया, रूस और पर्सिया ये प्रतिक्रियावाद के प्रतीक थे, उदारवाद के प्रतीक ब्रिटेन और फ्रांस थे। यानी आपस में वैचारिक मतभेद होते हुए भी ये कभी भी युद्ध की स्थिति तक नहीं पहुंचे, बातचीत से ही समस्या का निपटारा कर लिया जाता था। इसी व्यवस्था के कारण यूरोप के विभिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता भी आई। ये देश एक दूसरे की सीमाएं, मजबूरियां और आवश्यकताओं को समझ पाए। इन देशों ने एक दूसरे की मदद भी की और आगे चलकर इन्हीं देशों में आपस में गुट बने और यही गुट शक्तिशाली भी बने और भविष्य में इसका इतना बड़ा परिणाम निकला कि इसने कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी बीज बो दिए। इसी तरह से अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो कहीं ना कहीं इसने यूरोप के शक्ति संतुलन को भी बदल दिया। स्पेन के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों में विद्रोह हुआ तब ब्रिटेन और फ्रांस ने उपनिवेशों का साथ दिया। धीरे धीरे उपनिवेश स्पेन के हाथ से निकल गए, उन पर फ्रांस और ब्रिटेन ने अधिकार जमाया। स्पेन और पुर्तगाल की स्थिति कमजोर होने का यही कारण था। इसी तरह से पूर्वी समस्या के मुद्दे पर भी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में हमेशा तनाव हुआ तो दोनों ही गुट एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे। आधुनिक विश्व के इतिहास में ये एक ऐसा पहला संगठन था जिसमें 4 या 5 देश एक मंच पर होते थे तो और किसी बात पर सहमत भी होते थे और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो आपस में बातचीत करके इसको समाप्त भी कर लिया जाता था। तो आगे चलकर राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की इसने नींव जो है वो रखी। अगर इसकी असफलता के कारणों को देखें कि इतने सारे बढ़िया परिणाम होते हुए, मिले जुले परिणाम होते हुए भी ये असफल क्यों हो गए, तो हमें नजर आता है कि सबसे पहले तो इसकी असफलता का क्या कारण था कि इसमें सिद्धांतों का जो टकराव था, एक तरफ प्रतिक्रियावादी देश और दूसरी तरफ उदारवाद और प्रजातंत्र के समर्थक देश जैसे फ्रांस और इंग्लैंड, तो इनका आपसी जो टकराव है ये कहीं ना कहीं इसके पतन का कारण बना और आगे चलकर इंग्लैंड तो इसकी सदस्यता भी त्याग देता है और जब शक्तिशाली देश इंग्लैंड इसकी सदस्यता त्याग देता है तो वैसे ही ये कमजोर हो जाती है। दूसरा, इसको जनसाधारण का साथ नहीं मिला क्योंकि ये बहुत ज्यादा दमन पर आधारित थी और जहाँ पर दमन होता था तो वहाँ जनसाधारण जो वो इसके साथ नहीं लगता था। तो इसने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, प्रगतिवाद और क्रांतिकारी विचारों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई। इसलिए भी जनता जो है ये संयुक्त व्यवस्था जो है इतनी बढ़िया काम नहीं कर पाई। आपसी जो जलन और अविश्वास था, मैटरनिक ही सारे कार्य करता था तो मैटरनिक के प्रति अविश्वास की जो भावना है ये आपस में जब बातचीत करते थे तो मैटरनिक अधिक लाभ उठाता था तो कहीं ना कहीं दूसरे देश जो है वो इससे अपना पल्ला धीरे धीरे झाड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। तो हमें नजर आता है कहीं ना कहीं ये संगठन की बहुत सारी मौलिक त्रुटियां भी नजर आती है। कोई कार्यालय नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो कार्यालय होना चाहिए था या कर्मचारी होने चाहिए थी ये इसकी कमी जो है वो रही, जिसके कारण ये आगे चलकर असफल जो है वो हो गया। परंतु हमें एक चीज तो नजर आती है कि संयुक्त व्यवस्था ने कहीं ना कहीं शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए एक मंच जो है वो प्रदान किया और आगे चलकर इसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में और राष्ट्र संघ के निर्माण में अहम भूमिका निभाई।
तो आप तब तक इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।